देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। आज के दौर में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि किसी भी एक पोस्ट के लिए लाखों लोग आवेदन करते हैं और ऐसे में आपको सबसे बेस्ट होना पड़ता है। यही वजह है कि लोग अपने बच्चों को स्कूल से ही कोचिंग भेजना शुरू कर देते हैं। आजकल कई ऐसे इंस्टीट्यूट है जहां पर बच्चों का दाखिला 10वीं में ही हो जाता है और कोचिंग भी कराई जाती है। ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस लाखों रुपए में होती है। हालांकि अब सरकार की तरफ से इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जिनका पालन नहीं करने पर भारी जुर्माना लग सकता है। कुछ दिन पहले एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से कोचिंग सेंटर्स की मनमानी रोकने को लेकर कड़े कदम उठाए गए। इसमें बताया गया कि कोई भी कोचिंग सेंटर 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एडमिशन नहीं देगा। ऐसा करने पर कोचिंग सेंटर को 1 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। अब अगर आप भी अपने बच्चे को कोचिंग सेंटर भेजते हैं तो इस बात का ख्याल जरूर रखें। इसके अलावा कोचिंग सेंटर्स के लिए कई तरह के नियम बनाए गए हैं जिसमें अब किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वाले शिक्षक के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी होगा। साथ ही अगर कोचिंग सेंटर ने ऐसा दावा किया कि वो छात्र को आईएएस, आईपीएस या फिर डॉक्टर बना देंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अक्सर देखा गया है कि कोचिंग सेंटर भ्रामक दावे करते हैं। इतना ही नहीं, कोचिंग सेंटर को ऑनलाइन सभी तरह की जानकारियां भी देनी होगी। और इसी विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रशांत शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, करियर काउंसलर। कमल विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रदेश अध्यक्ष पालक संघ के। आप दोनों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो प्रशांत जी आपके पास आऊंगी। कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए सरकार ने नया नियम बना दिया है। अब ये नया नियम कितना कारगर होने वाला है? धर्मेशा जी नमस्कार। आज मुद्दा आपने बहुत ही अच्छा उठाया है जी। और मैं ये बोल दूं कि ये जो पौधे का ग्रो हुआ है ये हमारे शासन के ही नेतृत्व में ग्रो हुआ है, उनके संरक्षण में ग्रो हुआ है कि ये स्थानों पे किसी प्रकार के नियम और कानून नहीं बनाए गए। इनका फायदा लिया है, जिसने शुरुआत में ही कहा है कि जहाँ कंपटीशन बढ़ गया है और अच्छे एक पोस्ट के लिए कई युवा और कई प्रतिभागी भाग लेते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हम उन्हीं को चुनते हैं जिनको जो कि बेस्ट होते हैं। इसी का फायदा उठाते हुए, हमारी मान्यता से खेलते हुए कोचिंग संस्थानों ने एक जाल बिछाया है कि अगर आप कोचिंग में नहीं पढ़ते हैं तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हमारे पेरेंट के पास में, क्योंकि ऐसे भ्रामक प्रचार भी दिए जाते हैं, उनको अगर बच्चा खुद भी अपनी सेल्फ एजुकेशन से और अच्छे मार्क वगैरह लाता है, तब भी आपने देखा होगा कई अपने उस चीज में डाल देते हैं चाहे हमारी कोचिंग से पढ़ा हुआ है, तो एक प्रकार से भ्रामक जानकारी जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम ये कार्यक्रम आपने बहुत ही अच्छा रखा हुआ है कि कोचिंग का जो जाल है उसे कैसे बचना चाहिए, और प्रशासन हमारा काफी समय बाद चेता है और उसने ये एक आदेश जारी किया है, कोचिंग क्लासेस में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रवेश ना दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि प्रशासन अब जागा है। और बड़ी बात यह है कि जागने के बाद कितनी कार्रवाई करेगा ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि नियम कई बार बनते हैं और नियम तोड़ने वाले बनने से पहले ही तैयारी कर लेते हैं कि उन नियमों को किस तरह से तोड़ा जाए। इस वक्त हमारे साथ विलक्षण सक्सेना जी, राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ चुके हैं। विलक्षण जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कमल विश्वकर्मा जी आपके पास आऊंगी। जिस तरह हम बात कर रहे हैं, कोचिंग सेंटर जो है भ्रामक दावे करते हैं। कई बार दावा किया जाता है कि आपका बच्चा इस कोचिंग में पढ़ेगा, बहुत अच्छे नंबर लाएगा, बहुत अच्छा उसका करियर होगा, और इन्हीं भ्रामक जानकारियों में पेरेंट्स आ जाते हैं और कई बार उन बच्चों का एडमिशन वहां करवा देते हैं। बच्चा अपनी मेहनत से भी पास होता है, अपनी मेहनत से भी सफल होता है, बावजूद इसके बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं केवल भ्रम फैलाने के लिए। मैं आपकी बात में बिल्कुल एकदम सहमत हूँ। जैसे कि हमारे शर्मा जी ने अभी बताया कि बिल्कुल ये भ्रमित किया जा रहा है बच्चों। सबसे पहली बात तो सरकार ने जो कोचिंग संस्थाओं के लिए जारी दिशा निर्देश बिना किसी कानून और प्रावधान के साथ ये जारी किए गए हैं, जबकि राज्य सरकारें इस दिशा निर्देश पर मौन है। प्रदेश की सरकारों को इस पर बहुत कानूनी कार्रवाई करना है। पहली बात तो अगर केंद्र सरकार या एजुकेशन मिनिस्ट्री इतनी ही सख्ती बरतना चाहते हैं तो दिशा और निर्देश क्यों, एक इस देश का नागरिक होने के नाते और इस देश का एक अभिभावक होने के नाते कानून क्यों नहीं बनाया गया? दिशा और निर्देश ये बनाकर ये गुमराह करती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार। पिछले कई वर्षों से आज एजुकेशन की जो पद्धति है
उस पद्धति को केंद्र सरकारों ने और राज्य सरकारों ने मिलकर उसको एकदम चौपट कर दिया। ये नहीं चाहते हैं कि इस देश में एक अच्छी शिक्षा बने। क्यों? मध्य प्रदेश पूरे संपूर्ण भारत में 60,000 करोड़ का टर्नओवर है। 60,000 करोड़ टर्नओवर पे 18% ये सर्विस टैक्स लेती है भारत सरकार, लगभग 4,000 करोड़ रुपए। तो ये सरकार छीनना नहीं चाहिए। दूसरी चीज इसके साथ एक और जोड़ना चाहूंगा जो इस मुद्दे में नहीं है। आज इस देश में ऑनलाइन गेम खिलाए जाते हैं, भारत सरकार उस पर 28% टैक्स ले रही है। क्या केंद्र सरकार क्या सरकारी जुआ खिला रही है 28% टैक्स लेके, जिसमें कई आत्महत्याएं हो रही हैं, कई हमारे बच्चे उस लत में, हम 12 बजे सो जाते हैं, ऑनलाइन रहते हैं, वो गेम खेलने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं जाकर केंद्र सरकार पर आरोप है मेरा और राज्य सरकारों पर आरोप है, ये दोनों सरकारें मिलकर शिक्षा पद्धति को खत्म करना चाहते हैं। अगर एक सरकारी शिक्षा अच्छी व्यवस्था करके दें तो कोचिंग की जरूरत नहीं है। कोचिंग वाले भ्रमक करते हैं, कई पोस्टर दिखाएंगे, कई ये दिखाएंगे आपका बेटा ये बन जाएगा, आपकी बेटी ये बन जाएगी, आपकी बेटी, ये सारे एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के हो, चाहे राज्य सरकारों के हो, चाहे वो ये अभिभावक की चमड़ी और दमड़ी खींचना चाहते हैं। शिक्षा का इनका कोई वो नहीं है कि हम शिक्षा देकर और इस देश को एक शिक्षा प्रणाली में लाएं। ये हम लोग पिछले 10 वर्षों से देख रहे हैं, ये गाइडलाइन नहीं होना चाहिए। पालक महासंघ का अध्यक्ष होने के नाते इस पर कानून बनना चाहिए और ऐसे कानूनी इस पर कड़े नियम होना चाहिए कि अगर इस तरह की जो आत्महत्याएं हो रही हैं, अभी कोटा की बता रहा हूं, कल एक आत्महत्या करी है, काफी बड़ा लेटर लिखा है, सुसाइड नोट में क्लियर लिखा है कि अगर मेरी श्रद्धांजलि को आप चाहते हैं तो इस देश की कोचिंगों को आप बंद कर दो, तो हमारे जैसी कई बहन बेटियां और भाई इस जाल और जंजाल से बच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही कमल जी आपने। अब इलेक्शन जी आपके पास आऊंगी। दिशा निर्देश दिए गए हैं, कानून क्यों नहीं बनाए गए, वही सवाल। और कोचिंग इंस्टीट्यूट कहा जाता है कि शिक्षा जहां भी मिलती है बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये कोचिंग इंस्टीट्यूट जितने भी हैं इन्होंने एक तरह से अपना एक गैंग चला रखा है। कुल मिला के व्यापार किया जा रहा है शिक्षा का, और बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर है उस पढ़ाई का, कई बार बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, और अधिकतर आत्महत्या जो बच्चे कर रहे हैं वो ये कोचिंग संस्थानों की वजह से ही कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पर? आपके चैनल से एक और जानकारी देना जी धर्मेश जी, बिल्कुल करेक्टली आपने पॉइंट आउट। हिंदुस्तान के अंदर जी मध्य प्रदेश के अंदर 2018 में कानून बना हुआ फीस रेगुलेशन एक्ट, सभी अभिभावकों के बच्चे पढ़े, उस कानून को पूरे 6 साल होने जा रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार के कान के नीचे या विधानसभा में कोई उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। क्यों? उसका एक रीजन है, कहीं ना कहीं जाकर सांसद, विधायक, मंत्री, संतरी, आईएएस, आईपीएस, इन सब के कहीं ना कहीं स्कूल डले हैं, कहीं ना कहीं कॉलेज डले हुए हैं। उन्होंने सिर्फ शिक्षा देने के लिए स्कूल नहीं खोले हैं, सिर्फ और सिर्फ कमाई कर करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनना, बस ये सिर्फ मध्य प्रदेश में शिक्षा की स्थिति चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। कमल जी पुनः आऊंगी आपके पास। विलक्षण जी। जी धर्मेश जी, जैसे कि आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि सी एक इंडस्ट्री है जो प्रॉपरली कंपटीशन को, लेकिन द अनफॉर्चुनेट थिंग इन इंडिया की रियलिटी जो है वो ये है कि बहुत ही अनहेल्दी कंपटीशन करती है जी। प्रॉब्लम इज धर्मेश जी, अगर आप इसे दो एस्पेक्ट से देखें, एक होता है आप बिजनेस या कमर्शियल एस्पेक्ट से देखें, और दूसरा होता है कि हम इसे पारिवारिक या एक सोसाइटल एस्पेक्ट से देखें। सबसे पहले तो अगर हम सोसाइटल एस्पेक्ट में देखें तो कोचिंग इंडस्ट्री का पूरा आधार, वर्किंग फंक्शनिंग इस बात पे होता है कि जिस चीज की वो तैयारी करा रहे हैं उसका ग्लोरिफिकेशन कितना हो जी। अगर आप ध्यान से देखें तो कोई भी आईएएस, यूपीएससी, आईआईटी या अलग किसी भी तरीके का कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, द अमाउंट ऑफ प्रेशर एक स्टूडेंट पे डाला जाता है, और प्रेशर इस स्टडी आपकी लाइफ इन कॉम्पिटिटिव करती है, ये एक सबसे बड़ा इस देश में रोना है। अगर आपको एक एंड लाइन दिखा दी जाए कि या तो ये नहीं और उसके बाद जिंदगी में कुछ नहीं, तो ये एक बहुत बेसिक ग्लोरिफिकेशन एग्जामिनेशंस का है जिसके बेसिस पे कोचिंग चलती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि गारंटी ऑफ सक्सेस इस बेसिस पे ये लोग अपने आप को प्रोपेगेट करते हैं। कोचिंग संस्थान इस बात का फायदा उठाते हैं मजबूरी स्टूडेंट्स की कि लाइफ में हमें क्या मिलेगा अगर हम ये कंप्लीट नहीं करेंगे, और ये आइडियोलॉजी आती क्या है। इसी ध्यान से देखें अगर धर्मेश जी में, तो मैं आपको पूरा एक एनालिसिस दे दूं ब्रीफ में। एक पॉइंट ऑफ टाइम में जब मेरे जो को पैनलिस्ट हैं, जब ये अपनी बहुत अच्छी यंग एज में रहे होंगे, तब इनको रियलाइज होता होगा कि एक अच्छी रिस्पेक्टेबल सैलरी बेस्ड नौकरी सिर्फ 12th के या 11th, क्योंकि सिर्फ 11th क्लास हुआ, सिर्फ
यूपीएससी के बेसिस पे मिल जाता था। जी। तो आपको डिवीजन में मार्क्स, मैट्रिक पास, ऐसे प्रेशर डाला जाता था। जब इवेंचुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम आगे आए और हमने देखा कि स्कूली एजुकेशन से आपको नौकरी, आपको कॉलेज डिग्री चाहिए, तो एंट्रेंस एग्जाम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। बिल्कुल। जब अब आज के डेट में हम करंट सिनेरियो देखते हैं, जब हमें पता चलता है कि एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जब आप देखते हैं, इसके लिए आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। तो लोगों ने देखा है आजकल फोकस इस बात पे भी नहीं रह गया है कि हम ये कोचिंग के लिए क्या करते हैं। ऑफकोर्स जो प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा लगे, सरकारी लेकिन आता गवर्नमेंट सर्विसेज की बात, तो उनका ये फोकस हो जाता है कि ये नहीं तो और कुछ नहीं। बिल्कुल। और इसी बात में हमारा सोसाइटल एस्पेक्ट है। कमर्शियली अगर हम देखें तो ये पूरी इंडस्ट्री किस चीज के ऊपर बेस करती है, इस चीज के ऊपर बेस करती है कि आपके करंट देश की सिनेरियो क्या है। अगर आप ध्यान से देखें 2007 से लेकर 2010 के बीच में जब इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ा, सर्विस सेक्टर की तादाद बढ़ी, तो लोगों का धीरे धीरे इंक्लिनेशन एग्जाम से हटता गया और गवर्नमेंट जॉब से हटता गया। प्राइवेट का जहाँ पे भी अच्छा है, सेटिस्फैक्शन है जॉब का और उस पर प्रोस्पेक्ट भी आगे काफी बढ़ रहे थे, लोगों को उसके प्रति इंक्लिनेशन बढ़ा। तो धीरे धीरे आपने देखा कि कोचिंग की रेलेवेंस कम होती, सिर्फ उन्हीं कोचिंग्स की रेलेवेंस बची जो एक प्रॉपर इंजीनियरिंग बेस्ड या कोई और दूसरे कोर्स बेस्ड कराते थे। अब आज की डेट में हम देख रहे हैं कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों के लिए जॉब सिक्योरिटी बहुत खत्म हो गई है। देश में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए 1.5 लाख लोग से ज्यादा फॉर्म्स भर रहे हैं, जबकि वैकेंसी पदे सिर्फ 60 है। आपने देखा होगा ग्रुप सी, ग्रुप बी या उससे ऊपर की जो कैटेगरी की एग्जामिनेशन होते हैं, जो लोग जो एमपी ज्यादा और ये मध्य प्रदेश की बात नहीं है। अगर आप बिहार जैसे राज्य में जाएंगे तो वहां पे एक स्टूडेंट की लाइफ एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए बिना कंप्लीट नहीं हो सकती। वहां पे लेवल ऑफ कंपटीशन ही बहुत ज्यादा बिल्कुल टॉक्सिक और लक्षण जी। लेकिन यहाँ एक चीज समझ में आती है कि जब कंपटीशन की बात आती है, बड़े बच्चों की नौकरी की बात आ रही, वहां तक तो ठीक है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे, यहाँ बात चल रही जैसे 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनकी कोचिंग को लेकर सरकार ने जो नियम निकाला है, नियम ठीक है निकाल दिया, लेकिन उस पर कानून अभी तक नहीं बना। अगर कानून बना दिया जाए तो इस तरह की कोचिंग संस्थानों पर अपने आप रोक लग जाएगी, आपको क्या लगता है? देखिए धर्मेश्वर जी, सिर्फ गाइडलाइन क्रिएट करना और लॉ क्रिएट करना बहुत बेसिक। लॉ के अगर आप टेक्निकली तो हमें ये भी देखना चाहिए कि कई सारे स्टूडेंट्स प्राइवेट ट्यूशन है, और अगर हमें रेगुलेट करना है, अगर हम कोचिंग इंस्टीट्यूट तक अपने आप को क्यों रिस्ट्रिक्ट करें। बहुत ही एक इंडिया में बहुत ही अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट और में चल रहा है वो ये है कि प्राइवेट टीचर्स ट्यूशंस जिनको हम कहते हैं 10th और 12th की मैथ्स की कोचिंग अनहेल्दी और टॉक्सिक होते हैं, जहाँ पे अब्यूजेस से लेके हरासमेंट सब होता है। आपको नहीं लगता कि ये जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट को इन्हीं गाइडलाइंस के अंदर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दिया गया है, जैसे ही ऐसे ही अनरिकॉग्नाइज्ड यहाँ पर रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। हफ्ते में सेकंड ईयर क्या कहते हैं सिटीज में, थर्ड ईयर सिटीज में, जहाँ से सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन के बच्चे निकल के आते हैं, जो अपने माँ बाप की जमीनें बेच के लोन लेकर दिल्ली बिल्कुल में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको आप देखें तो इन्हीं तरीके टीचर्स सबसे ज्यादा हरास और अब्यूज करते हैं। यहाँ पर लॉ ना बनना और गाइडलाइंस बनना एक तरीके से समतल बनाने की कोशिश करी गई है, जहां तक सरकार की बात कर रहा हूँ, वो ये है ताकि एक इंडस्ट्री डिमीन भी नहीं हो और एक स्मूथ ट्रांजिशन हो। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ सरकार ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस पे एक रेगुलेशन बनाएगी स्पेसिफिकली इस पे, क्योंकि अभी अगर इसके प्रति हमें अगर गवर्न करना है तो अलग अलग लॉस के अंदर हम बिल्कुल किसी के अंदर कर सकते हैं। कुछ गाइडलाइंस कंज्यूमर रिलेटेड बाय से फीस के रिफंड से संबंधित हम कंज्यूमर मैटर्स में कर सकते हैं। जो एक सबसे बड़ी ऑनलाइन कोचिंग संस्थान है, उसके बैंकरप्ट सबसे बड़े कारण यही हुआ कि उनके ऊपर क्लास लिटिगेशन और कंज्यूमर मैटर्स फाइल करे गए थे डेफिसिट सर्विसेज के लिए, क्योंकि उन्होंने फीस रिफंड नहीं करी थी फ्री ट्रायल पीरियड्स के बाद, जो 15 दिन का फ्री ट्रायल पीरियड रहता है। तो इस तरीके से हम अभी नेट एंड पिक कर सकते हैं। दूसरे लॉज में तो लॉज हैं, लेकिन ऑफकोर्स अगर उनको एक जगह कंसाइज करके अगर फोकस कर दिया जाएगा तो बेहतर अप्रोच आएगी, बेहतर गवर्नेंस। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। प्रशांत जी आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि नियम भी बनाए हैं सरकार ने, कानून बनाने की यहाँ चर्चा चल रही है, लेकिन कानून नहीं बनाए, केवल दिशा निर्देश दिए गए हैं। आपको क्या लगता है कि कोचिंग अगर बंद भी कर दी जाती है तो क्या इसका कुछ लाभ मिलने वाला है बच्चों को? क्योंकि
सरकारी स्कूल के जो हालात है वो, कई बार आप हमारे साथ जुड़े हैं इस प्रोग्राम में और आपने कई बार देखे हैं सरकारी स्कूलों के जो हालात है वो इतने दयनीय है कि बच्चे पढ़ नहीं पाते। प्राइवेट स्कूल की फीस इतनी ज्यादा है कि गरीब तबके के माता पिता जो है उनकी कमर टूट जाएगी वो फीस भरते भरते। तो कोचिंग बंद करना ठीक है, समझ में आता है, नियम बनाए हैं, इस पे कानून भी बनने चाहिए कि इन माफियाओं पे रोक लगनी चाहिए, लेकिन उसके साथ ही क्या ऐसे अरेंजमेंट और नहीं करने चाहिए जिससे कि सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था भी सुधर जाए? देखिए धर्मिष्ठा जी, यहाँ पे मैंने सिलसिलेवार में आपको जवाब देना चाहूंगा जी। और इस चीज में सबसे पहले ये बताऊंगा जो 16 साल तक के बच्चों का जो एक आदेश निकला है कि 16 साल तक के बच्चों को किसी भी कोचिंग में एडमिशन ना दिया जाए, इसके पीछे तर्क है कि 16 साल तक के बच्चे का दिमाग इतना विकसित नहीं होता है कि वो हायर लेवल का प्रेशर या दबाव सह सके। अगर उसको किसी भी प्रकार का प्रेशर या दबाव दिया जाता है तो ऐसे में बच्चा गलत कदम उठा लेता है। ये हमारी शासन के संज्ञान में कई मामले आए हैं, कोटा में आए हैं, भोपाल में खुद आए हैं, अन्य प्रदेशों में, देशों में भी ये चीज देखी गई है कि कई बार बच्चे पढ़ाई के दबाव में कई सुसाइड कमिट कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार, चलो कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा, और ये 18 जो जनवरी को जो एक आदेश निकाला गया है भारत सरकार के द्वारा, अब ये देखना है कि जो हमें ये आदेश मिला, सरकारें कितना इम्प्लीमेंट ग्राउंड पे कर रही है। बिल्कुल, मुझे अभी देख के ये कोचिंग में लगता है कि इसका कहते हैं कि 0.1% भी कहीं पर इम्प्लीमेंट ग्राउंड पे नहीं दिखता है। कई कोचिंग जो ऑलरेडी चल रही है वो नेक्स्ट सत्र के लिए अभिभावकों से, बच्चों से डिमांड और वायदे करने लगी है, जबकि इस आदेश में लिखा हुआ है आप किसी भी प्रकार का आदेश या प्रलोभन नहीं देंगे, किसी प्रकार का भ्रामक आप एडवर्टाइजमेंट्स नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार की आप गारंटी नहीं देंगे। आपके पास जो भी टीचर हो वो कम से कम स्नातक हो और उन टीचर्स की जानकारी, उनके एजुकेशन की सही जानकारी आप अपनी वेबसाइट्स पर प्रेषित करेंगे। अगर किसी कारण से बच्चे ने प्रवेश बीच में छोड़ दिया है तो उसको 10 दिवस के अंदर उन कोचिंग को उनकी बकाया फीस लौटा देनी चाहिए। और इस विवाद में भी कई बार हमारे अभिभावक पड़े रहते हैं, क्योंकि कोचिंग फीस अगर किसी का ट्रांसफर हो जाता है, ऐसी कंडीशन में भी कोचिंग संस्थान फीस नहीं लौटाते हैं। तो ये कई ऐसे नियम उसमें अध्यादेश में दिए हैं। लेकिन मेरा प्रश्न अभी भी यही हमारा राज्य सरकार से है कि राज्य सरकार के अधिकारियों ने अभी तक इस चीज ध्यान में क्यों नहीं लिया है? क्या आपने प्राथमिक स्तर पर कोचिंग संस्थानों के जो रजिस्ट्रेशन की बात कही है, क्या उनके रजिस्ट्रेशन का किनका हुआ है या किनका नहीं हुआ है, इस संबंध में किसी भी प्रकार का कोई सर्वे किया हो या कोई रिपोर्ट जारी की हो? तो ऐसा अभी तक नहीं मिला हुआ है। तो ऐसे हालात में हम जो अध्यादेश, हमारा आदेश निकला है, वो कहाँ तक ग्राउंड पर क्लियर होगा? इसमें तो मुझे सिर्फ ये आदेश ही दिखता है, इसके अलावा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल, शासन ने अभी ये शायद प्रशांत जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, हम पुनः उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। कमल जी आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं। हेलो प्रशांत जी, आप पुनः आती हूँ आपके पास में। कमल जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर नियम बनाए गए हैं, कोचिंग सेंटर को लेकर नियम बनाए गए हैं और साफ कहा गया है कि अगर लापरवाही होती है तो जुर्माना लगेगा और साथ ही अगर बच्चे 20 सत्र में कोचिंग छोड़ देते हैं तो उन्हें वापस उनका रिफंड मिलेगा। हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है, आज तक किसी कोचिंग सेंटर में ऐसा नहीं हुआ। और साथ ही जैसा कि प्रशांत जी ने कहा है कि दिशा निर्देश दिए गए, लेकिन इसकी अभी तक कोई रिपोर्ट राज्य सरकार ने पेश नहीं की, इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो क्या लगता है कि केंद्र सरकार के नियमों की ही अवहेलना हो रही है यहाँ पर? देखिए, केंद्र सरकार के नियमों की अवहेलना तो बिल्कुल होना है। मैं तो राज्य सरकार पे आता हूँ जिसको कार्रवाई करना है। जब आपने सभी चैनल के माध्यम, समाचार पत्रों के माध्यम से कुछ जानकारी मिली, बिल्कुल कुछ लोग हमारे जो शिक्षा मंत्री अभी नए नए बने हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूँ। उनसे जब पूछा, मीडिया के साथियों और भाइयों ने कहा कि एक केंद्र सरकार ने, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक गाइडलाइन जारी करी, तो उनका ये जवाब था कि नहीं मुझे जानकारी नहीं है, मैं पता करता हूँ। अब जिस विभाग के, इस प्रदेश के 8.5 करोड़ जनसंख्या के अभिभावक हैं, आप बच्चों के अभिभावक हैं, और जिस विभाग आपको मिला है शिक्षा विभाग, आप उसके प्रति गंभीर नहीं है। आप मीडिया को जानकारी दे रहे हैं, मुझे जानकारी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं से कहीं केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं। हमने इस 10 सालों के अंदर प्रूफ के साथ में जिला शिक्षा अधिकारी
एजुकेशन मिनिस्टर से लेकर सारे प्रूफ के साथ में ज्ञापन दिए, ऐसी कई गाइडलाइन बनाई है, लेकिन आज तक इन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, अगर पिछले 10 साल में एक भी अगर आपने कार्रवाई की हो तो आप दैनिक जागरण में, दैनिक भास्कर या किसी भी समाचार पत्रों में आप दीजिए कि हमने ये कार्रवाई करी। सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं, इसके अलावा शिक्षा नीतियों को खत्म कर रहे हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। मैं तो मेरे हिसाब से यही कहूंगा कि जब तक शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षा का व्यवसाय बंद नहीं किया जाएगा तब तक ट्यूशन का व्यापार बढ़ता जाएगा। अगर ट्यूशन एक सफल पद्धति है तो स्कूलों में इसे शामिल कर दिया जाना चाहिए। सरकार द्वारा बिना कानून के कोई भी आदेश निर्देशित जारी कर जनता के आंख में धूल नहीं झोंक सकती है। दूसरी चीज एक और मैं जानकारी देना चाहूंगा जो मुझे जानकारी मिली, आजकल एक नया जो कहते हैं योजना बना ली, जितने जो कोचिंग सेंटर्स हैं आजकल इन्होंने बड़े बड़े स्कूलों से टाई अप कर लिया है कि आप मत चलाओ कोचिंग, आप हमारे स्कूल आइए और आप उस स्कूल में कोचिंग दीजिए, आपको कोई आपत्ति नहीं। ये चीज पेपर में भी आई थी। तो आप ये देखिए, मतलब केंद्र सरकार नियम और कानून बना रही है, मध्य प्रदेश सरकार या अन्य राज्य उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और स्कूल और कोचिंग सेंटर ओनर्स उसमें से स्कीम बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जाके अगर जिस देश की शिक्षा के लिए ये सरकारें गंभीर नहीं है तो ये देश विश्व गुरु नहीं बन सकता है, ये देश विश्व में नंबर 1 नहीं बन सकता है। आज अगर शिक्षा, अगर मेरे पास मेरे माँ बाप ने अगर मुझे आज शिक्षा नहीं दी होती तो शायद मैं धर्मिष्ठा जी आपके स्टूडियो में नहीं बैठा होता। तो कहीं ना कहीं शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है, शिक्षा को बिल्कुल भी ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं और ये हमारा आरोप जब तक रहेगा जब तक शिक्षा पद्धति ठीक नहीं होगी। बिल्कुल सही कहा कि जब तक शिक्षा पद्धति सही नहीं होगी तब तक देश विश्व गुरु नहीं बन सकता। विलक्षण जी आपके पास आऊंगी। कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर केंद्र सरकार ने नियम निकाले लेकिन राज्य सरकार ने अब तक इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया और सबसे शर्मनाक बात यहाँ ये है कि एजुकेशन मिनिस्टर से जब ये पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि ये मामला मुझे पता ही नहीं है, इस बारे में मुझे कोई जानकारी ही नहीं है। सुन पा रहे हैं विलक्षण जी? हाँ जी धर्मिष्ठा जी, क्षमा करें मैं थोड़ा जी अपने जब सरकार की हम बात करते हैं, जब सरकार की एक्टिविटीज की बात करते हैं कि मंत्री जी का इसमें क्या रिस्पॉन्स है, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश इसमें क्या कर रही है। सी एक चीज हमें यहाँ समझने की जरूरत है कि सरकार यहाँ पे एक बहुत डायलेमा में काम करती है जी। पहली बात, ये इंडस्ट्रीज कोचिंग की जो है ये जरूर टॉक्सिक स्ट्रक्चर क्रिएट करती है लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है। एजुकेशन बेस्ड इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट आज के टाइम पे देश में जीडीपी में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रही है और जहां से टेक इन्फ्यूजिंग टेक्नोलॉजीज इन एजुकेशन सेक्टर में आ गई है तब से हमने देखा है कि इसमें भारी ग्रोथ हुई है। अन अकेडमी, बाइजूस और ऐसी कई जो हम प्लेटफॉर्म्स देखते हैं, इनके आने की वजह से दो सरकार के बहुत अदर, पहली चीज वो एक प्रॉपर रीलोकेशन के पर्पज से जो एक स्टूडेंट इन्वेस्ट था, अब उसे जरूरत नहीं है वो करने की क्योंकि अब टेक्नोलॉजी 4G और 5G अब टेक्नोलॉजी आ जाएगी, इसके माध्यम से एजुकेशन अब हर जगह एक्सेस की जा सकती है। सरकार के लिए यहाँ पर बड़ी डायलेमा ये भी क्रिएट हो जाती है कि एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ जो एक सर्व प्रोवाइड करने की, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करने की जो एक रहती है वो यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पर कोचिंग सेंटर्स पर, क्योंकि हम जैसे हमारे दूसरे पैनलिस्ट को भी सुन रहे थे, आपने भी ये चीज पॉइंट आउट किया कि इसके ऊपर कानून क्यों नहीं होना चाहिए। किसी एक चीज हमें बहुत जरूरी यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी पड़ी कि द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन किसी भी एक शैक्षणिक संस्थान पे सिर्फ किताबों के माध्यम से नहीं होता, वहां पढ़ा कौन रहा है इससे बहुत ज्यादा डिटरमाइन होता है। जब आप देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एक प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोचिंग सेंटर्स या स्टडी सर्कल्स या मेंटरशिप प्रोग्राम्स ये जो प्रोवाइड करते हैं, इसका बहुत ज्यादा बेहतर अप्रोच रहता है बनस्पत कई सरकारी, ऑफकोर्स सरकारी स्कूलों से तो बेहतर रहता ही है, साथ ही साथ कई प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर रहता है। और जो एक यहाँ पर एक लथार्जी सरकार ने क्रिएट कर रखी है एजुकेशन के प्रति पे, वो ये है कि रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स सरकार के अंदर जब होता है तो वो मेरिट बेस्ड नहीं होता, वो बहुत डायनामिक नहीं होता, टीचर्स की ट्रेनिंग नहीं होती। लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कोचिंग सेंटर्स
यहाँ पर कोशिश करते रहते हैं कि हम हमारे टीचर्स को कंटिन्यूस ट्रेनिंग दे, वो डायनामिक रहे, वो यंग रहे। आपने देखा होगा कि कई कोचिंग सेंटर्स यंग लोगों को रिक्रूट करते हैं जिन्होंने खुद ही एग्जामिनेशंस क्लियर किए होते हैं या अपीयर किए होते हैं, ये ग्रेजुएट होते हैं, ये पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं। तो यहाँ पर जो डायलेमा सरकार के सामने क्रिएट हुई है उसको एड्रेस करना जरूरी है। और सबसे पहले अगर हम उसे एड्रेस करना चाह रहे हैं तो एक चीज हमें यहाँ मॉडल देखना पड़ेगा जो मोस्टली यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में किया जाता है, क्योंकि वहां पर भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की तरह बहुत बड़ा प्रोमिनेंट प्रॉब्लम निकल के आती है, विच इज रिक्रूटमेंट इन गवर्नमेंट सर्विसेज। बिल्कुल बिल्कुल विलक्षण जी, है कि उनका फोकस सेंटर्स का उनके प्रोवाइडेड मटेरियल के ऊपर रहता है। यहाँ पर सेल्फ स्टडी और सेल्फ स्टडी के माध्यम से सेल्फ एनालिसिस को वहां पर एड्रेस नहीं किया जाता इन अ फॉर्म ऑफ क्लासेस या ट्रेनिंग मॉड्यूल्स या इसके में। यहाँ पर फोकस अगर आप ध्यान से भी देखें, जैसे मैं लॉ फील्ड को बैकग्राउंड को बिलोंग करता हूँ, जब हम न्यूयॉर्क स्टेट बार की बात करते हैं, कैलिफोर्निया स्टेट बार की बात करते हैं, तो वहां पे अगर हम मेंटरशिप या कोचिंग के लिए देखते हैं तो उनका फोकस मोस्टली मटेरियल प्रोवाइड और सेल्फ प्रैक्टिस के ऊपर रहता है। वो क्लासेस कंडक्ट नहीं करते। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि आप क्योंकि रेगुलेटरी वे में सिर्फ मटेरियल प्रोवाइड करते हो तो आप स्टूडेंट को खुद एनालिसिस अलाउ करते हो और आप एक स्कोप छोड़ते हो स्कूल्स के लिए ताकि वो वहां ग्रो कर सके। बिल्कुल, क्योंकि आप अगर इंडिया में देखेंगे तो कई पेरेंट्स अपने स्टूडेंट अपने बच्चों को, क्योंकि उन्हें कॉम्पिटिटिव जेईई और आईआईटी के लिए प्रिपेयर कराना होता है, 10th के बाद उन्हें डमी स्कूल्स में डाल देते हैं और उनकी पूरा फोकसिंग पे डाल देते हैं। बिल्कुल, जबकि एक स्टूडेंट के लिए 12th के अंदर हायर एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो उसे ग्रो नहीं कर पाता और वो उसका पूरा का पूरा एक कोचिंग के ऊपर बेस्ड होता है जो फैक्ट्री की तरह सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग मटेरियल पे ही ध्यान देती है। बिल्कुल बिल्कुल विलक्षण जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। प्रशांत जी, अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी यहाँ पर मैं आपकी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं शिक्षा को लेकर और शिक्षा के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, शिक्षा मंत्री ध्यान नहीं दे रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। हम हालांकि इस विषय को लगातार उठाते रहेंगे, तब तक उठाते रहेंगे जब तक कि कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो माफिया चल रहा है ये खत्म नहीं हो जाता। प्रशांत जी, आपकी अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी इस पर। धर्मिष्ठा जी, आपके माध्यम से मैं देश न्यूज चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ये मुद्दा उठाया, क्योंकि इस आदेश के करीब करीब 20 दिन निकल चुके हैं और ये जवाब ना तो किसी समाज पत्र ने ना किसी मीडिया ने सरकार से उठाया है कि उस आदेश का क्या हुआ, कितना ग्राउंड पे वो आया, ताकि क्योंकि सरकार ने इसको संवेदनशील तो माना है। अगर संवेदनशील मानती सरकार तो ये आदेश नहीं निकालती। अब ये देखना है कि राज्य सरकारें और हमारा जो शिक्षा विभाग है या शिक्षा मंत्री है उसको कितना सीरियसली से लेते हैं, क्योंकि आप एक हमारे देश का चौथा स्तंभ है। आपको अगर आपके माध्यम से ये बात जाती है तो निश्चित ही वो इस चीज में कड़ी कार्रवाई करनी होगी। एक उनको तरीके से हर जगह टीम बनानी होगी ताकि वो संस्थानों पे नजर रख सकें। आपने देखा होगा कि कुछ सालों पहले एक एमपी नगर में कोचिंग में घटना हुई जिसमें कई बच्चे आहत हुए थे। बिल्कुल, कोचिंग में किसी शॉर्ट सर्किट या किसी अन्य वजह से आग लगी थी। ऐसी में गाइडलाइन है, उसमें भी सारी चीजें दिए गए हैं कि बच्चों को प्रॉपर वेंटिलेशन, बैठने की सुचारू व्यवस्था हो और आग की स्थिति में वो कैसे निपट सकते हैं और बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा देनी होगी, टीचर का स्तर कैसा होगा। लेकिन ये गाइडेंस है, लेकिन इसको ऑब्जर्वेशन के लिए हम किसको रखेंगे? कोई ना कोई ऑब्जर्वर ताकि इस चीज में रखें। आपकी सलाह गया कि विकलांगों की सुविधाओं को देखते हुए भी कोचिंग का निर्माण होना चाहिए, उन प्रकार की सारी चीजों की परेशानियों को। तो ऐसी में सरकार का ये दायित्व बनता है, केंद्र ने आदेश निकाला है उसको हर हालत में इम्प्लीमेंट कराए। अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं कराता है तो इनका हौसला और बढ़ेगा। और इसके अलावा कई ऐसे जो संस्थाएं हैं वो हमारी कोचिंग ग्रो होंगी, कई छात्र इसी प्रकार से सुसाइड और बच्चों को परेशानी में और परेशानी में अभिभावक नहीं रहेंगे, उनकी जेब खाली। तो ऐसी स्थिति में सरकार को कड़े कदम कार्रवाई करनी सुनिश्चित कर देनी चाहिए, क्योंकि कोचिंग संस्थाएं अब नए नियम, नए एडमिशन लेने की पूर्ण तैयारी कर चुकी है। कुछ बच्चों ने कुछ पैसा भर भी दिया है नए लिए, शायद या तो उनको जानकारी नहीं है या बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर सरकार को जानकारी देना चाहिए, समाचार पत्रों में करना चाहिए, न्यूज में भी। लेकिन वो जो
शिक्षा मंत्री का बयान की अभी बात हुई, वह काफी दुखद है। शिक्षा मंत्री को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत जी, बहुत सही बात कही आपने कि शिक्षा मंत्री को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यही है कि जब केंद्र ने नियम निकाला है तो राज्य सरकारों का फर्ज बनता है कि इस नियम पर संज्ञान ले और हो सकता है कि इस पर कड़ा से कड़ा कानून बनाए ताकि बच्चे इस मायाजाल से बाहर आ सके। प्रशांत शर्मा जी, कमल विश्वकर्मा जी और विलक्षण सक्सेना जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे कोचिंग सेंटर्स की। अब कोचिंग सेंटर्स पर नियम निकल चुके हैं और अगर नियम तोड़ते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई करेगा कौन जब शिक्षा मंत्री को इस बारे में कुछ पता ही नहीं है और नियम बनाने के बाद में कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर किसी ने जांच पड़ताल ही नहीं की। केंद्र ने नियम निकाला और नियम आ चुका है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक किसी को भी इस बारे में जानकारी नहीं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या आगे कार्रवाई होती है इन कोचिंग संस्थानों के ऊपर। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।